है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से पुनः आपके सेवा में मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो होने वाली है यूपी टेट एग्जाम को देखते हुए परीक्षा से पहले पूरी वीडियो को आप लोग देख लीजिए। हिंदी साहित्य के सुपरफास्ट वीडियो, आज की वीडियो में पूरे 101 प्रश्नों का संग्रह, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो और ये रिविजन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक आपने अभिषेक एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी मदद करिएगा। चलिए, आज की वीडियो का वन लाइनर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों कि देवताओं की लिपि किसे बोलते हैं, तो देवनागरी लिपि को बोलते हैं। अपनी हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है, तो हिंदी के सारे जो कार्य काज है ना वो आपके देवनागरी लिपि में करे जाते हैं, बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे है प्यारे, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है। अगर हिंदी के प्रथम पत्र की बात करेंगे तो हिंदी के प्रथम पत्र का नाम क्या है दोस्तों, उदंड मार्तंड है। क्या दोस्तों, उदंड मार्तंड है। अगर बात करेंगे किन्होंने ये लिखा, संपादक इसके कौन है, तो पंडित जुगल किशोर, याद रखिएगा। इसके जो संपादक हैं उनका नाम है पंडित जुगल किशोर। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सब आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें मटेरियल तैयार किए गए हैं, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है, तो आपका उदंड मार्तंड और पंडित जुगल किशोर के द्वारा यह संपादन किया गया है और 30 मई, याद रखिएगा, 30 मई 1826 को यह प्रकाशन किया गया था। कहाँ से दोस्तों, तो याद रखेंगे, ये भी चीज़ आपको बता दे रहे हैं, कोलकाता से। कहाँ से प्यारे, तो कोलकाता से। देवनागरी लिपि, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हिंदी के सारे काज देवनागरी लिपि में होते हैं। देवनागरी लिपि का किससे उत्पत्ति हुई है इसकी, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं कि इसकी उत्पत्ति हुई है, अब पूछ देता है, ब्राह्मी लिपि से। और याद रखेंगे, जो देवनागरी लिपि होती है दोस्तों, याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, देवनागरी लिपि जो होती है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। आप लोग लिखते पढ़ते हैं, जानते हैं, बाएं से किस दिशा में चलती है, तो दाएं दिशा में चलती है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे हम 3 नंबर की बात करेंगे। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले कौन थे, तो याद रखिएगा, मैं आपको बार बार बता दूं, 1968 में। कब प्यारे, तो 1968 में चिदम्बरा के अकॉर्डिंग इनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार और उनका नाम है सुमित्रानंदन पंत जी। याद रखेंगे, सुमित्रानंदन पंत को इनकी प्रसिद्ध जो आपकी कविता संग्रह है जिसका नाम है चिदम्बरा, आप लोग याद रखेंगे, चिदम्बरा के लिए इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नवाजा गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नीचे एक छूट गया दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, 4 नंबर की बात करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उर्वशी के लिए इन्हें क्या मिला था दोस्तों, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किनको, तो रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी किसकी रचना है, कई बार तो यूपी टेट में ऐसा प्रश्न बना है, तो आप लोगों को याद रखना है कि उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी के लिए मिला था। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे 5 नंबर की बात करेंगे। यहाँ पे 5 नंबर देखिए, वन लाइनर जो प्रश्न होते हैं ना, इससे अकॉर्डिंग सारे प्रश्न क्लियर होते हैं, इसलिए वन लाइनर कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की एक छोटी सी प्रक्रिया है, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, याद रखेंगे। प्रथम राष्ट्र कवि की संज्ञा किसे दी गई थी, तो मैथिली शरण गुप्त, याद रखेंगे। भारत के प्रथम कवि जो हैं, राष्ट्र कवि जो हैं, मैथिली शरण गुप्त जी है। आगे देखते हैं, 6 नंबर की बात करेंगे। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूट, याद रखेंगे, हिंदी का जो प्रथम एकांकी है एक घूट है, किसकी रचना है, तो आपको बता देना है दोस्तों, याद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद। जो एक घूट है जयशंकर प्रसाद की रचना है। और याद रखेंगे, एक घूट क्या है, ये भी पूछ देता है, तो एक घूट आपका एकांकी संग्रह है और कब लिखा गया था, तो 1930 में लिखा गया था जयशंकर प्रसाद के द्वारा। एक घूट प्रथम एकांकी की संज्ञा इसी को दी जाती है। चलिए आगे चलते हैं, 7 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे 7 नंबर क्या कराए, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी रटा प्रश्न कई बार बना हुआ है, वेरी वेरी में आप लोग इसको रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष के 14 सितंबर को मनाते हैं और आपको मैं यहीं पर बता दूँ, विश्व हिंदी दिवस आप लोग याद रखिएगा प्यारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं कब, तो 10 जनवरी को। कब, 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष के, और 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस, ये भी याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर की बात करते हैं कि देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था, तो देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। इसी के कारण हर वर्ष के 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ये चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा।
चलिए 9 नंबर की बात करते हैं। माधवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? लगभग बहुत बार रिपीट प्रश्न है। मैं जितने भी प्रश्न लिया हूं आप लोग एक इसको वन लाइनर के अकॉर्डिंग लेके आप लोग इसको वीडियो को डिस्क्राइब मत करिएगा, क्योंकि पूरी लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आपके परीक्षा के एग्जाम के अकॉर्डिंग ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण होगी। मैं आपको इस चीज़ का वचन देता हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देख के इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और बार बार देखिएगा, क्योंकि इस आज की वीडियो से बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा और हमारी टीम के द्वारा काफ़ी मेहनत करके ये चीज़ें लाई गई है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, पूरी वीडियो का अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोगों को 63, 88 और 46 और 79 11 पे आपको पीडीएफ लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा और आपको इस वीडियो का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो माधवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा के लिए। चीज़ें याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कि मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, मैला आंचल रेणु जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि आनंद मठ के लेखक कौन है? आपको बता दूं दोस्तों, आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। कौन है दोस्तों? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर की बात करिएगा, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है, याद रखिएगा, विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। आगे देखते हैं अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? आपसे पूछता है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके रचनाकार हैं। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? तो अष्टयाम के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो नाभा दास जी हैं। कौन है प्यारे? तो नाभा दास जी हैं, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आपको बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाला यह प्रश्न है और याद रखेंगे, जो भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? कालिदास जी को कहा जाता है। आगे देखते हैं 16 नंबर की बात करेंगे, हिंदी साहित्य में जो हालाबाद के प्रवर्तक किसको बोला जाता है? तो हिंदी साहित्य में जो हालावाद के प्रवर्तक है हरिवंश राय बच्चन जी को बोला जाता है, याद रखेंगे। नीड़ का निर्माण फिर किन की रचना है? बहुत प्रसिद्ध है, हरिवंश राय बच्चन जी की है नीड़ का निर्माण फिर बहुत ज़्यादा, और हालावाद के प्रवर्तक इन्हीं को कहा जाता है। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक किसे बोला जाता है या किसे संज्ञा दी गई है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम लेखक की बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे गारसा दत्तासी, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, गारसा दत्तासी को बोलते हैं हिंदी इतिहास का प्रथम लेखक। आगे बात करते हैं 18 नंबर की, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है दोस्तों? याद रखेंगे, भूमिका जो ग्रंथ है इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, इसके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्रांतिकारी किस कवि को कहा जाता है? याद रखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। उपकवि है, उपनाम इनका याद रखेंगे, क्रांतिकारी कवि से नाम से इनको जाना जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। चलिए आगे देखते हैं, आप 20 नंबर की बात करेंगे, आधुनिक काल की मीरा, ये महादेवी वर्मा, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आधुनिक काल की मीरा की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आपका महादेवी वर्मा जी हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा होगी? आपको बता दें अनुच्छेद 343(1) के अनुसार जो हिंदी है वह भारत की राजभाषा है, बातों को याद रखेगा। मैं बता दूं जो अनुच्छेद की बात करता है तो 343 से लेकर आपका 351 तक के जितने अनुच्छेद हैं दोस्तों, इतने आर्टिकल में हिंदी भाषा के उत्थान प्रस्थान की बातें कही गई है, ये बातें याद रखेगा। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा घोषित की गई है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस, ये भी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ये जो हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति जो हुई है ब्राह्मी लिपि से हुई है, और जो याद रखेंगे हिंदी होती है यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। आगे देखते हैं हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? याद रखेंगे हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और चंद बरदाई की रचना है। किसकी रचना है? बहुत ज़्यादा तो ये प्रश्न बना है ना कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद बरदाई की रचना है और यही हिंदी का प्रथम महाकाव्य बोला जाता है, ये भी बात याद रखेंगे, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट में इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न भी है यूपी टेट का। चलिए आगे देखते हैं कि आपका कह रहा है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हितोपदेश नामक पुस्तक के जो लेखक है नारायण पंडित जी हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं वह भरत मुनि है। कौन है दोस्तों? भरत मुनि है, और भरत मुनि ने ही रसों की खोज भी की है, ये भी बात याद रखेंगे। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? बहुत बार पूछता है, तो याद रखेंगे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या प्यारे 8 होती है। आगे देखते हैं रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, रघुवंश
अधिकांश महाकाव्य है और इसके रचनाकार आपके कालिदास जी हैं। कौन है दोस्तों? कालिदास जी हैं। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन है? तो गीत गोविंद। गीत गोविंद जो है दोस्तों याद रखेंगे जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो याद रखेंगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की जो रचना है ना वो याद रखेंगे वह खड़ी बोली में होती थी और इसके विकास में उन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है, ये बातें याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर की बात करते हैं। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य का रूप है? आपको बता दें भारतेंदु की रचना है भारत दुर्दशा। याद रखेंगे ये चीज़ तो आप लोगों को याद रखना है। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये बात ये पहले आप लोग ये याद रखिएगा। और सेकंड नंबर पर याद रखिएगा कि याद रखेंगे यह साहित्य की बात करें तो यह नाटक साहित्य की रचना है, ये बातों को याद रखिएगा। इसमें अमीरी गरीबी जैसे बातों का वर्णन किया गया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आप ही मेरे परिवार हैं और जब आप मुझे एक लाइक करते हैं तो मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन प्राप्त होता है। और याद रखिएगा मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि सारी विषय की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अभिषेक एकेडमी पे कराई जाएगी। ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं होंगे जो आपके एग्जाम में आए और जिसको मैंने टच न किया हो। भले आपके डायरेक्टली प्रश्न न पूछे जाते हों, लेकिन मैं हर प्रश्न को टच करूंगा जो कि आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। इसलिए इतनी खुशी के साथ आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो, क्योंकि आपका एक शेयर मुझे 1000 वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त करेगा और मुझे अप्रत्यक्ष रूप से मदद भी करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर की बात करते हैं। 29 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है? यहाँ पे रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? तो रामचंद्रिका की रचना जो दोस्तों केशव दास की रचना है रामचंद्रिका, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं 30 नंबर की बात करेंगे। झांसी की रानी नामक लंबी कविता किसकी कृति है? मैंने तो बहुत बार कहा है झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। रचना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों और याद रखेंगे ये ग्रंथों में और इतिहास में जब तक भारत में इतिहास का साक्ष्य मिलता रहेगा तब तक ये चीज़ें चलती रहेगी। और झांसी की रानी की रचना बहुत अच्छी रचना है, बहुत सुप्यारी और वीर रस में लिखी गई रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है प्यारे। याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत महत्वपूर्ण रचना और कई बार, एक बार नहीं, 2-3 बार नहीं, 4-5 बार ये प्रश्न बन चुका है आपका यूपी टेट, सुपर टेट और केबीएस, एनबीएस, टीडी, ट्रिपल एसबी तक के एग्जाम में। बहुत महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं पंच परमेश्वर किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको रखिएगा, प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है पंच परमेश्वर। आगे देखेंगे चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको। चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल के। जितने भी प्रश्न हैं आज की वीडियो के सब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए, एकदम बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम हॉल में पैसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। आगे देखते हैं रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? याद रखेगा रामचरितमानस, याद रखेंगे तुलसीदास की रचना और इसमें भक्ति रस को याद रखेंगे। पूरी जो रामचरितमानस है याद रखेंगे भक्ति रस में, याद रखेंगे भक्ति रस में लिखी गई या दोस्तों आपकी रचना मिलती है रामचरितमानस, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं 34 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? याद रखेंगे व्यंग लेखक के नाम से प्रसिद्ध है हरिशंकर परसाई। याद रखेंगे व्यंग लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं दोस्तों हरिशंकर परसाई, इनको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? याद रखेंगे दोस्तों ये निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है कुकुरमुत्ता, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों परमाल रासो किसकी रचना है? याद रखेंगे परमाल रासो जगनिक की रचना है। किसकी प्यारे? तो याद रखेंगे परमाल रासो जो है वह जगनिक की रचना है। आगे देखते हैं किस साहित्यकार को पुराने पंथ के पथिक कहा जाता है? याद रखेंगे किस साहित्यकार को पुराने पंथ का पथिक कहा जाता है, यही आप बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे मतीराम को। किसको कहा जाता है दोस्तों? मतीराम को कहा जाता है। आगे देखते हैं खुमार रासो के रचयिता कौन है? खुमार रासो के रचयिता दलपत विजय हैं। कौन है प्यारे? तो दलपत विजय हैं, इसको भी आप लोगों को याद रखना होगा। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो याद रखेंगे जो बिहारी थे वह जयसिंह, याद रखेंगे राजा जयसिंह के जो ये बिहारी कवि थे, याद रखेंगे। जयपुर के नरेश थे, ये भी चीज़ें याद रखेगा, जयपुर के नरेश थे जयसिंह, इन्हीं के ये बिहारी जो थे वह राजा के दरबारी थे, बातों को याद रखेंगे। किस राजा के दरबारी कवि थे? तो याद रखेंगे राजा जयसिंह के जो जयपुर नरेश थे, याद रखेंगे। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी रचना है दोस्तों? याद रखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी वीर रस में अधिकतर अपनी रचना को करती थी, बातों को याद रखिएगा।
आगे देखते हैं, अंधा युग किस कवि की कविता है, आपको बताना है दोस्तों, याद रखेंगे अंधा युग किस कवि की कविता है, तो याद रखेंगे अंधा युग जो है ना दोस्तों, याद रखेंगे ये धर्मवीर भारती की रचना है, बातों को याद रखेंगे। और आगे देखते हैं, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की, किसकी दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रिय प्रवास रचना है। आगे देखते हैं कि ग्राम्या किस कवि की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की, जो ग्राम्या रचना है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी की है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, मोहन राकेश की, किसकी दोस्तों, याद रखेंगे आषाढ़ का एक दिन जो है मोहन राकेश की, काफी महत्वपूर्ण रचना है। आगे देखते हैं कि मैला आंचल, अभी मैंने आपको बताया रिपीट प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। चित्रलेखा किसकी रचना है, भगवती चरण शर्मा जी की, याद रखेंगे चित्रलेखा की बात पूछे तो आप लोग चले जाइएगा, भगवती चरण शर्मा की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। आगे देखते हैं, यामा, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी रचना के एवज में मिला था, महादेवी वर्मा की रचना है यामा, बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया भी है। आगे देखते हैं, त्याग पत्र किसकी रचना है, तो जैनेन्द्र कुमार जी की है, किसकी है दोस्तों, याद रखेंगे जो त्याग पत्र है ना वह जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। आगे देखते हैं, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है, याद रखेंगे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है दोस्तों, तो सूरदास जी हैं। आगे देखते हैं, किस में एकमात्र देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो याद रखेंगे नागालैंड, नागालैंड की राजभाषा क्या है दोस्तों, तो आपको बता देना अंग्रेजी है, क्या है प्यारे, तो अंग्रेजी है, चीजों को याद रखेंगे, यहाँ की राजभाषा। आगे देखते हैं, जो बोलगा से गंगा किस कवि की रचना है, याद रखेंगे बोलगा से गंगा जो है ना राहुल संकृत्यायन की रचना है। आगे देखते हैं, सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है, तो सूरदास जी के अकॉर्डिंग भक्ति के 11 रूपों का वर्णन मिलता है, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सरहपाद, याद रखेंगे जो सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था, तो याद रखेंगे जो सरप्पा हैं इनको हिंदी का प्रथम कवि राहुल संकृत्यायन जी ने माना था। आगे देखते हैं कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था, तो आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले जो पहले कवि थे अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ने ही सर्वप्रथम खड़ी बोली में अपनी रचना की थी, ये बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बीजक किस कवि की रचना है, तो याद रखेंगे बीजक जो है वह कबीर दास की है, ये बात याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बीजक बीजक कबीर दास की रचना है। आगे देखते हैं, सूरसागर रासो किसकी रचना है, तो सूरसागर रासो रासो जो है दोस्तों ये सूरदास जी की रचना है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, कवितावली किस कवि की रचना है, तो याद रखेंगे दोस्तों जो कवितावली है ये तुलसीदास जी की रचना है। दोहावली किसकी रचना है, तो ये भी तुलसीदास जी की है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और अगर इस वीडियो का आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग 63 88 46 79 11 पे आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में आपको लिखना होगा PDF, याद रखें, मतलब चैट व्हाट्सएप के माध्यम से चैट कर दीजिए और वहाँ पे लिख दीजिए PDF, और आपको इस का PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, आपको बताना है दोस्तों, मैंने बता दिया हिंदी की लिपि है देवनागरी, और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वह ब्राह्मी लिपि से हुई है। आगे देखते हैं, भूषण किस रस के कवि थे, तो याद रखेंगे जो भूषण है प्यारे वह वीर रस के कवि हैं, ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कि युगांत युगवाड़ी किस कवि की रचना है, तो याद रखेंगे जो आपका युगांत और युगवाड़ी है दोस्तों ये सुमित्रा नंदन पंत जी का काफ़ी अच्छी रचना है, और काफ़ी महत्वपूर्ण और चर्चित रचना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछता है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, निहार किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा की यामा और निहार दो बहुत ज्यादा पूछता है, ये दोनों याद रखेगा, यामा हो गया और निहार हो गया, एमा के एवज में उन्हें मिला था, याद रखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे देखते हैं, क्षमता किस कवि की रचना है, तो क्षमता जो है दोस्तों वह महादेवी वर्मा जी की रचना है। जो हिम 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 किरीटनी किसकी रचना है, याद रखेंगे हिम किरीटनी जो रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। आगे देखते हैं, जो रश्मि रथी किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रश्मि रथी। युगधारा किसकी रचना है, तो सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है। आगे देखते हैं कि रामलला नहचू किस कवि की रचना है, याद रखेंगे जो रामलला नहचू है तुलसीदास जी की रचना है, किसकी है दोस्तों, तुलसीदास जी की है। आगे देखते हैं, साखी किसकी रचना है, साखी शबद रमैनी एक कबीरदास की रचना है, इसको आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो याद रखेंगे शिवा बावनी के जो रचनाकार हैं वह भूषण जी हैं। आगे देखते हैं कि वधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताना है, तो वधी भाषा के जो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य हैं वह रामचरितमानस है, इसको आप लोगों को याद रखिएगा, तुलसीदास की रचना है, अवधी भाषा में लिखी गई है। आगे देखते हैं,
रस कलश किस कवि की रचना है? याद रखेंगे जो रस कलश है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको आप लोगों को याद रखना होगा। रस कलश जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। आगे देखते हैं साकेत, साकेत बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे, इतना तो याद रखेंगे जो साकेत है ना दोस्तों यह किसकी रचना है, तो आपको याद रखना होगा साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी है प्यारे? तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, इसको आप लोगों को याद रखना होगा। आगे देखते हैं कि स्कंद गुप्त विशाख किस कवि की रचना है? याद रखेंगे दोस्तों स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, झरना, आधी, लहर, याद रखेंगे सब किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कि पल्लव गुंजन के रचनाकार कौन है? तो पल्लव गुंजन के जो रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। आगे देखते हैं बेला के रचनाकार कौन है? तो बेला के रचनाकार आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। गीत परोस किसकी रचना है? आपको बताना है दोस्तों जो गीत परोस रचना है ना ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। आगे देखते हैं निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी, याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे। जो आपका निशा निमंत्रण है ना ये रचना किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की है। नीर का निर्माण फिर किसके हैं दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन जी की ही रचना है। आगे देखते हैं गुनाहों का देवता, ठेले पर हिमालय, ठंडा लोहा, याद रखेंगे आप लोगों को, अंधा कानून, ये सब रचना किसकी है दोस्तों? धर्मवीर भारती जी की। गुनाहों का देवता याद रखेंगे, ठेले पर हिमालय दोनों याद रखिएगा। जो आपका ठेले पर हिमालय हो गया और इसके बाद आपका हो गया प्यारे गुनाहों का देवता, है रचना किसकी है? तो धर्मवीर भारती जी की रचना है। आगे देखते हैं अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? आपको बताना है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है अंधेर नगरी। इसी में उन्होंने कहा था कि अंधेर नगरी, अंधेर राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा, उनकी एक पक्ति थी। यह अंधेर नगरी रचनाकार के रचयिता जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनको आप लोग याद रखेंगे। कालिदास की जो निरंकुशता किसकी रचना है? याद रखेंगे कालिदास की जो निरंकुशता है दोस्तों यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यह व्यंग्य रचना है। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? चिंतामणि की जो रचनाकार है रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अशोक के फूल किसकी रचना है? मैंने आपको बता दिया, रिपीट प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है अशोक के फूल। आगे देखते हैं कि लाल तारा के रचनाकार कौन है? तो राम वृक्ष बेनपुरी हैं, याद रखेंगे। लाल तारा के जो रचनाकार हैं दोस्तों और राम वृक्ष बेनपुरी हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। जो गीत परोस किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। किसकी दोस्तों? याद रखेंगे जो गीत परोस है ना वह आपका भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। आगे देखते हैं आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? तो मोहम्मद जायसी, याद रखेंगे दोस्तों आखिरी कलाम के जो रचनाकार हैं वह जायसी जी हैं। राम रसायन किसकी रचना है? तो पद्माकर की रचना है। किसकी दोस्तों? याद रखेंगे राम रसायन जो है वह पद्माकर की रचना है। रसराज के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे मतिराज हैं दोस्तों। रसराज के रचयिता कौन है? तो मतिराज हैं। कवि कुल किसकी रचना है? तो चिंतामणि, याद रखेंगे जो कवि कुल किसकी रचना है? तो याद रखेंगे चिंतामणि की रचना है। आगे देखते हैं रसिक प्रिया, याद रखेंगे रसिक प्रिया रचनाकार कौन है? तो याद रखेंगे जो रसिक प्रिया रचना है दोस्तों इसके रचनाकार केशव दास जी हैं। कौन है प्यारे? केशव दास जी हैं। नरसिंह जी, याद रखेंगे दोस्तों नरसिंह जी का मेहरा किसकी रचना है दोस्तों? याद रखेंगे नरसिंह जी का मेहरा जो है दोस्तों याद रखेंगे मीराबाई की रचना है। किसकी दोस्तों? मीराबाई की रचना है। आगे देखते हैं कि सुजान सागर के रचनाकार कौन है? तो आपको बता दूं दोस्तों सुजान सागर के रचनाकार घनानंद है। जितने मैंने रचना लिए ना दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाकार जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं इसको छाट के आपके लिए लेकर आया हूं। सुजान सागर के रचनाकार घनादास जी हैं। श्रृंगार लहरी किसकी रचना है? याद रखेंगे श्रृंगार लहरी जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। आगे देखते हैं भारत गीत के रचनाकार कौन है? तो श्रीधर पाठक जी हैं। कौन है दोस्तों? तो भारत गीत के जो रचनाकार हैं वह आपके श्रीधर पाठक जी हैं। आंसू किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। आंसू, झरना, लहर जो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना, याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं बापू के रचनाकार कौन है? तो याद रखेंगे दिनकर हैं। कौन दोस्तों? तो बापू के रचनाकार कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये दिनकर हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे है दोस्तों शिलालेख किसकी रचना है? शिलालेख जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। किसकी दोस्तों? तो जो शिलालेख है ना वह भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं ठंडा लोहा, ठेले पर हिमालय, ये किसकी रचना है? अंधा कानून, धर्मवीर भारती जी की रचना है। याद रखेंगे दोस्तों किसकी है प्यारे? तो धर्मवीर भारती जी की ठंडा लोहा रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे देखते हैं समीप के रचनाकार कौन है? तो जो समीप रचना है दोस्तों ये विष्णु प्रभाकर जी की रचना है, इसको आप लोगों को याद रखना होगा। जो किन्नर देश किसकी रचना है? तो जो किन्नर देश है रचना का नाम याद रखेंगे राहुल संकृत्यायन की ये उपलब्धि है, इसको भी
आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है कि पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा। गद्य और हिंदी साहित्य के इतिहास से लिए गए प्रश्न हैं और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके हमारी मदद करिएगा। और आज की वीडियो से दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। मिलते हैं पुनः उसी उत्साह के साथ अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए अभिषेक।